क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा मारियान गर्त। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है कि भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, 1722 से 1727 मीटर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लाल मिट्टी का लाल रंग का क्या कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होने के कारण। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जल चक्र क्या चित्र सहित समझाए। ठीक है। तो दोस्तों मैंने चित्र तो नहीं बनाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ जल चक्र क्या है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्र प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ जरूर आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों का नाम लिखिए। तो चलिए, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद ऐसे भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्रकृति के रूप से उससे अलग प्रतीत होते हैं। इसके उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से, चलिए देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारतीय मानसूनी के 3 विशेषताओं को लिखिए। भारतीय मानसूनी को 3 विशेषताएं। तो पहला क्या है, मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से पृथ्वी के भागों की आकृति अर्थात पर्वतों की ऊंचाई, ढाल आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा में क्या है कि मानसूनी से होने वाली वर्षा मौसमी अर्थात सीजनल जो कि सामान्यतः जून के महीने से प्रारंभ होकर सितंबर महीने तक प्राप्त होता है। अब तीसरा में क्या है कि जैसे जैसे मानसूनी समुद्री तटों से स्थलीय भागों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ही आर्द्रता की मात्रा भी कम होने लगती है तथा वर्षा की कमी होने लगती है। तो भारतीय मानसूनी के ये 3 विशेषता आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। ठीक है। तो पहला में क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों के मिश्रण और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है, इन्हें साफ करना मुश्किल होता है। ठीक है। और दूसरा में क्या है, कृषि अपशिष्ट, रसायन, फिर उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करता है। ठीक है। और फिर तीसरा में क्या है, प्रकृति बारिश भी प्रदूषण साथ लाती है, क्योंकि यह प्रदूषण हवा के साथ गिरती है, हमें इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो मिट्टी में पहुंचकर हानिकारक पदार्थ को उत्पन्न करती है। ठीक है। और फोर्थ में क्या है कि नदियों में प्रवाहित किए गए घरों से निकलने वाली घरेलू अपशिष्ट और गंदे नाले नदियों में प्रदूषित स्तर को बढ़ा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो चलिए देखते हैं कि अधिक वर्षा क्यों होते हैं। तो जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी के कारण होती है। ठीक है। पहला क्या है कि ऐसी वर्षा अक्टूबर महीने से शुरू होती है और जनवरी मध्य तक रहती है। दूसरा में क्या है कि सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश में ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ 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 पवनें समुद्र से स्थल की तरह बहती है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि हिंद महासागर भारतीय की केंद्रीय पर क्यों महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश में मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में सिरवत फैला हुआ है। ठीक है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश से भी पूर्वी तटीय तक के माध्यम निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि
पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा ना बनकर ज्वारन दमुख बनती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। तो हो चुका है 14 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 में क्या है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण और इसे निपटाने के इस समस्या को निपटाने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो चलिए मृदा अपरदन के प्रमुख कारण पहले देखते हैं। पहला में क्या है, वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाव, ठीक है, वनस्पति फैलाव का घटना, वनों में आग लगना, भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, छात्र ढालन की दिशा में कृषि कार्य करना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। अब चलते हैं मृदा अपरदन के समस्या को रोकथाम क्या क्या करेंगे। समुचित जिताई, फिर दूसरा में क्या है, पट्टीदार खेती, तीसरा में क्या है, भू परिसीकरण प्रक्रियाएं, फिर चौथा में क्या है, वायु अवरोधक व आश्रय आवरण, ठीक है। एक और आप लिख सकते हैं, अधिक पशुओं पर चराई को कम करके, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय किसान के लिए मानसूनी एक जुआ है, व्याख्या करें, ठीक है। तो चलिए व्याख्या करते हैं कि भारतीय किसान मानसूनी के लिए एक जुआ है। पानी की उपलब्धता अच्छे, ठीक है, पानी की उपलब्धता अच्छे मानसून से नहरों, तालाबों, नदियों, झीलों को पानी उपलब्ध होने से इसकी सप्लाई में वृद्धि होती है, जो उद्योगों व कृषि सेक्टर को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस तरह मानसून की उपलब्धता लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। यही कारण है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ भी कहा गया है। तो 16 का आपको समझ जरूर आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के विशाल मैदानों को उच्च भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें संक्षिप्त वर्णन करिए। तो चलिए संक्षिप्त वर्णन करते हैं। भारत विभिन्न भौतिक स्वरूप में बांटा हुआ है। पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरात भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर भूभाग पर्वतीय, भूपहाड़ी और भूभाग पठार और भू मैदान है, ठीक है। पहला में क्या, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर वृहद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची व बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा में कि उत्तर का विशाल मैदान भारत का उत्तरी मैदान हिमालय तथा सह्याद्री पठार से निकलने वाली नदियां द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से बना है। तीसरा में क्या है कि सह्याद्री पठार, यह पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है जो कभी भी सागर तल में नहीं डूबा। फोर्थ में क्या है कि तटीय प्रदेश सह्याद्री पठार कच्छ से उड़ीसा तक तटीय मैदानों तक एक संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। फिर फाइव में क्या कि द्वीप समूह केरल के तट के निकट छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिन्हें लक्ष्य द्वीप समूह कहते हैं। तो 70 को जरूर समझ में आया को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कि हिमालय अफवाह तंत्र एवं पर्यद्वीप अफवाह तंत्र में कोई 5 अंतर लिखे, ठीक है। तो चलिए 5 अंतर लिखते हैं। हिमालय नदियाँ, पहला में हिमालय अफवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रृंखला से होती है। दूसरा में क्या कि हिमालयी नदियाँ उद्गम क्षेत्र का गहरी घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है। फिर तीसरा में क्या कि हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली का अनुसरण करती है। फिर चौथा में क्या कि हिमालयी नदियाँ सदावाहिनी होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में नौकायन के लिए वर्षा भर उपलब्ध है, ठीक है। फिर पाँचवा क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी युवावस्था में जिनकी घाटियों में अभी भी विस्तार हो रहा है। तो हो चुका है हिमालय नदियों में 5 अंतर। अब चलते हैं सह्याद्री नदियाँ, ठीक है। सह्याद्री अफवाह तंत्र की नदियाँ सह्याद्री पठारों से निकलती, ठीक है। फिर सह्याद्री नदियों की घाटियाँ प्रायः उथली होती है। फिर तीसरा में क्या है कि सह्याद्री नदियाँ अनुवर्ती अफवाह तंत्र का अनुसरण करती है। फिर चौथा में क्या है, सह्याद्री नदियाँ तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियाँ समुद्र तक जाती है। फिर पाँचवा में क्या है, वर्षा ऋतु पश्चात जल की कमी के कारण वर्षा भर नौकायन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा हिमालय नदी और सह्याद्री में अंतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वो भी सबसे लास्ट। तो है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला काली मृदा क्षेत्र। तो काली मृदा क्षेत्र कहाँ है, आप देख सकते हो। काली मृदा क्षेत्र ये है जो यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा में क्या है, जलोढ़ मृदा क्षेत्र और तीसरा में लेटराइट मृदा क्षेत्र।
तो दूसरा में है जलोढ़ मृदा क्षेत्र, जो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेके पूरा गुजरात तक फैला हुआ है। और फिर लेटेराइट मृदा क्षेत्र, ठीक है। लेटेराइट मृदा क्या है कि महाराष्ट्र से लेके गोवा कर्नाटक तक फैला हुआ है। ये एक समुद्र के तटीय क्षेत्र के किनारे। और फिर सबसे लास्ट में क्या है, सॉरी चौथा में क्या है, पर्वतीय मृदा क्षेत्र और रेतीली मृदा क्षेत्र। तो पर्वतीय मृदा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में कुछ कुछ भागों में है। फिर लास्ट में है मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र, जो राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आपको जरूर यह वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।